Good morning, friends and dear students. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda, क्रियाशारी सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है, हम सीधे टॉपिक के ऊपर जाएंगे। इट इज़ उपधातु, ओके, और वी कैन ऑल्सो से दैट सेकेंडरी टिश्यूज़। धातु के जो सबसे नज़दीक हो, ओके, we have to understand this particular word उप धातु, ओके। उप यानी सादृश्य, उप सादृश्य, धातु सादृश्य धातु, ओके। वाचस्पति के अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा है, व्युत्पत्ति के अंदर। तो उप सादृश्य यानी कि धातु के जैसा दिखना, ओके, उसके जैसे गुण और कर्म जो है वैसे उसके अंदर होंगे। और उप यानी कि नज़दीक, एंड धातु मीन्स ऑलरेडी हम जानते हैं। तो जो धातु के नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, जो धातु के जैसा है, ओके, तो उसको कहा जाता है उपधातु। तो इसे इट्स वेरी नेसेसरी टू राइट दिस श्लोका उप सादृश्य और द धातु सादृश्य धातु उपधातु, वाचस्पति के अंदर जो लिखा है। देन अगेन देयर इज़ अ निरुक्ति यानी कि डेफिनेशन ऑफ उपधातु। फर्स्ट बहुत ही बेसिक डेफिनेशन लिखी है इन भोज तंत्र के अंदर। तो धातुभ्यश्च उपजायन्ते इति उपधातवः, यानी कि जो धातु से उत्पन्न होता है उसे उपधातव यानी कि उपधातु जो है वो कहा जाता है। सेकेंडरी टिश्यूज़ यानी कि उपधातु इज़ फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू, यानी कि धातु ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म या और तो धातु पोषण, ओके, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म और धातु पोषण। चरक चिकित्सा के अंदर और शारंगधर के पहले खंड के अंदर 5वें अध्याय में जो श्लोकास लिखे हुए हैं वो आज हम बात करेंगे। पहले चरक चिकित्सा के अंदर जो लिखा हुआ है 15th चैप्टर 18th श्लोका 8th श्लोका, रसात स्तन्यो ततो रक्तम अश्रुजः कंडराशिराः मासाद वसात त्वच षट च मेदसः स्नायु संभवः, ओके। ये इट्स वेरी नेसेसरी टू बाय दिस श्लोका। रसात स्तन्यो ततो रक्तम अश्रुजः कंडराशिराः मासाद वसा त्वच षट च मेदसः स्नायु संभव। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि 4 धातुओं के उपधातु जो है वो चरक चिकित्सा के अंदर यानी कि चरक ऋषि ने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें अगर देखें तो रसात स्तन्यो ततो रक्तम, रक्तम यानी कि रज, ओके। तो रस की उपधातु होगी स्तन्य एंड रज। अश्रुजः कंडरा शिरा, अश्रुज यानी कि रक्त धातु, कंडरा एंड शिरा ये दोनों उसकी उपधातु है। मासाद वसा त्वच षट्श, ओके, यानी कि मांस की उपधातु होगी वसा एंड त्वचा के 6 लेयर, ओके, 6 लेयर। मेदसः स्नायु संभव, यानी कि स्नायु जो है वो मेद की उपधातु है, ओके। यहाँ तक चरक चिकित्सा में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन नेक्स्ट शारंगधर ऋषि ने और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में और हर एक धातु का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। और पहले प्रथम खंड के अंदर 5th चैप्टर 16th और 17th श्लोका, मैं पहले श्लोक पठन कर लेता हूँ। स्तन्यम रजश्च नारीणाम काले भवति गच्छति शुद्ध मांसम भव स्नेह सा वसा परिकीर्तिता स्वेदो दंताश्च तथा केशस्तथैव ओजश्च सप्तम इति धातु भवाग्नेया एते सप्तो धातवः, ओके। यानी कि स्तन्य एंड रज जो है वो रस की उपधातु है। देन शुद्ध मांसम भवम स्नेह, ओके, सा वसा परिकीर्तिता। तो मांस की उपधातु वहाँ पे वसा जो है वो बोली गई है। स्वेदो दंताश्च, मेद की उपधातु स्वेद बोली गई है। अस्थि की उपधातु दंत बोली गई है, दंत एंड केश।
दंत एंड मज्जा की उपधातु केश बोली गई है, एंड ओज जो है वो शुक्र की उपधातु है। ओके, तो यहाँ पे सातों धातुओं का एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है। हाँ, देन according to Sharangdhara Samhita, Dant and Kesh are the updhatu of Asti and Majja respectively, and according to Sharangdhara Ojas is the updhatu of the Shukra। ओके, तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये टिपिकल और यूनिक चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट होती है अलग अलग संहिताओं के अंदर। जैसे कि अष्टांग हृदय के अंदर शुक्र का मल जो है वो ओज बोला गया है, और यहाँ पे शुक्र की उपधातु जो है वो ओज बोली गई है। तो ये दोनों डिफरेंस हमें पता होने चाहिए। वाइवा के अंदर ये डेफिनेटली कई बार जो है वो पूछा जाता है, एंड आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है उसके अंदर। ओके, नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड टू द इंडिविजुअल उपधातुस। तो फर्स्ट वन इज अ स्तन्य। ओके, स्तन्य यानी कि ब्रेस्ट मिल्क, वो उपधातु है रस धातु की, एंड गेट सिक्रेटेड ओनली इन द फीमेल ब्रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, यानी कि अगर डिलीवरी हो जाने के बाद जो है वो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ ले तो हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि कैसे जो है वो लैक्टेशन या तो ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका फॉर्मेशन होता है एंड सिक्रेशन होता है। ओके, उसकी यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम, सीधा निरुक्ति के ऊपर। स्तनात् जातौ इति स्तन्यः स्तन्यम क्षीरम रसस्य उपधातु। ओके, शारंगधर के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। स्तनात् जातो इति स्तन्यम, यानी कि स्तन के अंदर जो रहता है उसे स्तन्य बोला जाता है, और स्तन्य क्षीरम यानी कि जो मिल्क है वो रस की उपधातु है। फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी द मिल्क विच इज सिक्रीटेड इन द ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज अ स्तन्य। तो ये अगेन ये श्लोक का भी हमें थोड़ा याद रहना चाहिए। स्तनात् जातो इति स्तन्य, इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। ओके, जात यानी कि फॉर्मेशन। ओके, जो स्तन के अंदर फॉर्म होता है इट्स कॉल्ड एज अ स्तन्य। स्तन्यम क्षीरम रसस्य उपधातु, स्तन्यम क्षीरम रसस्य उपधातु। सिनोनिम्स पय, पायस, दुग्ध, क्षीर, गोरस आर द सिनोनिम ऑफ द स्तन्य। ओके, तो स्तन्य वह स्रोतस जो होते हैं उसका भी थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है अष्टांग हृदय सारी स्थान में, 3rd चैप्टर 40th श्लोका। श्रोतांसी नासिके कर्णौ नेत्रे पायव्या श्यमेहनम स्तनो रक्तपथश्चेति नारीणाम अधिकम त्रयः। ओके, श्रोतांसी नासिके कर्णौ नेत्रे पाव्याश्यमेहनम स्तनो रक्तपथश्चेति नारीणाम अधिकम त्रयम्। ओके, तो breast is the root of stanya strotas. Stanya is the formed in the breast and expelled out from the nipples. Breast is a secondary sex organ of the female. After puberty, growth of the female reproductive system begins. During that time, along with the growth of the other organs of the artha strotas, breast enlargement also starts, which is called as a budding of breast. Raja, the secondary tissue of Raja, enhances the breast development. Okay, तो breast development in the pregnancy कैसे होता है सुश्रुत निदान स्थान के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। दमन्यः संवृतद्वारः कन्यानां स्तन संश्रिताः तासाम् एव प्रजातानां गर्भिणीनां च ता पुनः स्वभावदेव विवृत्ता जायते। ओके, यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी reproductive srotas, artha srotas of a pregnant woman gets obstructed by the fetus and hence menstrual cycle is ceased during the pregnancy. Obstructed Raja takes part in the formation of the placenta while the rest of Raja ascends, reaches the breast, and the lactiferous ducts of the breast of the pregnant woman becomes full and heavy by the breast milk. Okay, तो यहाँ पे सुश्रुत शाही स्थान के अंदर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला। द्वे दमन्यो स्तन्यम स्त्रिया वहतः स्तन संश्रिते
गृहीत गर्भाणाम आर्तववाहानाम श्रोतसाम वर्तमानी अवरुध्यते, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया अभी। गर्भेण तस्माद गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते, ओके, आर्तव वहाँ पे नहीं दिखता बिकॉज ऑफ आर्तव श्रोतोस का अवरुध्यते यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तद स्तद अधः प्रतिहतम यानी कि वो नीचे नहीं जाता। आगतम अपरम च उपचीयमानम अपरा इति अभिधीयते, यानी कि वहाँ पे अपरा नाम की यानी कि प्लासेंटा जो है उसका च उपचीयमानम, उपचीयमान यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अपरा वहाँ पे होती है। और शेषम च उद्वतरम आगतम, तो बाकी का जो आर्तव का पार्ट है वो ऊपर की ओर आएगा। पयोदरा अभिप्रपद्यते तस्माद् गर्भिण्यः पीन उन्नत पयोदरा भवन्ति, ओके, यानी कि जो बाकी का आर्तव है वो ऊपर की ओर आके स्तन के अंदर स्तन्य का निर्माण जो है वो करेगा। ओके, तो ऐसे जो स्तन्य फॉर्मेशन के लिए सुश्रुत सारिस्थान के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके तो वी हैव टू सी दिस कि कैसे जो है वो स्तन्य फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रखना है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखना है जो सुश्रुत निदान स्थान के अंदर लिखा है। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो सुश्रुत निदान स्थान के अंदर 10th चैप्टर के अंदर 18th श्लोका 21 एंड 22 श्लोका रस प्रसादो मधुरः पक्व आहार निमित्तजा। ओके, तो रस प्रसाद यानी कि रस का जो एसेंस होगा, प्रसाद भाग, ओके, रस धातु का प्रसाद भाग जो होगा वो मधुर होते हुए पक्व आहार निमित्तजा। ओके, वो मधुर बनता है किसमें से? आहार, पक्व आहार यानी कि आहार के पक्व हो जाने के बाद। तो उसका मेन निमित्त यानी कारण जो है ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन का, और कोई भी इफेक्ट अगर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है तो उसका रूट कॉज कौन सा होगा, यहाँ पे वो डिस्क्राइब किया हुआ है। दैट इज़ अ पक्व आहार निमित्तजा। निमित्तजा मीन्स कारण और द निदान। ओके, तो पक्व आहार जो है यानी कि आहार का पक्व हो जाने के बाद जो रस धातु फॉर्मेशन होती है, तो उस रस धातु से कृत्स्न देहात स्तनों प्राप्तम, वो रस धातु स्तन के अंदर आती है और देन इट फॉर्म्स एज अ स्तन्य, स्तन्यम इति अभिधीयते। ओके, रस प्रसादो मधुरः पक्वा आहार निमित्तजा कृत्स्न देहात स्तनों प्राप्तम स्तन्यम अति अभिधीयते। ओके, तो ऐसे हमें श्लोक है वो पठन करना है और ऐसे समझना भी है। सेकंड डिस्क्रिप्शन उसी चैप्टर में आगे श्लोकाज में है। आहार रस योनित्वाद एवं स्तन्यम अपि स्त्रियाः तदेव अपत्य संस्पर्शात, अपत्य यानी कि बेबी। ओके, तो आहार रस, ओके, जो है उसके थ्रू जो स्तन्य बनता है, वो स्तन्य कैसे बाहर निकलेगा, यानी कि सिक्रीशन ऑफ या तो ब्रेस्ट मिल्क लेटिंग जो है, लेटिंग यानी कि बाहर निकलना, इजैकुलेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, उसकी प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तदेव अपत्य संस्पर्शात यानी कि बेबी जब टच करता है माँ को, दर्शनात् जब माँ उसे देखती है, और या तो स्मरणादपि यानी कि माँ जब उसे याद करती है। ओके, ग्रहणात् च शरीरस्य शुक्रवत् संप्रवर्तते स्नेहो निरंतरस्तत्र प्रस्रवे हेतुर उच्यते। ओके, प्रसव के बाद में निरंतर ये स्नेह भाग यानी कि स्तन्य भाग जो है वो कंटिन्यूअसली शुक्र जैसे इजैकुलेट होता है, वैसे ही ये स्तन्य भी इजैकुलेट होगा। कब? तो उन्होंने 3 कारण दिए हैं। जब बेबी स्पर्श करता है, जब बेबी को देखती है माँ, और जब बेबी के बारे में सोचती है, तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ऑटोमेटिकली सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद में ये बातें सीधे साइकोलॉजिकल लेवल पे देखी गई है। ओके, जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो तभी सिक्रीट होता है जब बेबी जो है वो निप्पल को लेकर सक करने की कोशिश करता है। ओके, तो जैसे ही वहाँ पे टच रिसेप्टर जो रहेंगे वो
हाइपोथैलेमस में जाएंगे और वहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा। तो पीआरएल जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो है वो रिलीज़ होगा एंड अल्टीमेटली जो है वो लैक्टेशन जो है वो चालू हो जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क इजैकुलेशन जो है वो चालू होगा। और उसमें अगेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है वो भी वहाँ पे आ जाता है करने के लिए, हेल्प करने के लिए है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है एक थोड़ा सा कोरिलेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे स्तन्य फॉर्मेशन के लिए बोला है कि आर्तव जो है वो ऊपर आता है। ओके, अभी आर्तव ऊपर डायरेक्टली हमें अगर कोरिलेट करें तो डेफिनेटली हम उससे कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। मगर होम्योस्टेसिस के बारे में अगर देखें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो जनरली इनएक्टिव रहता है टिल दी बेबी जो है वो डिलीवर नहीं होता। ओके, तब तक जो है वो लैक्टेशन शुरू नहीं होगा, ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन शुरू नहीं होगा। ओके, तो तब तक कौन उसे कंट्रोल रखता है? तो डेफिनेटली द एस्ट्रोजन पार्ट जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो पीआरएल को कंट्रोल करता है तो जो सिक्रीट ना हो, नॉर्मली सिक्रीट ना हो जब तक वो बेबी नहीं होता। ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एस्ट्रोजन जो है ओवरीज में से सिक्रीट होके वहाँ पे पीआरएल यानी कि इनहिबिशन जो है वो करता है पीआरएल सिक्रीशन का। तो वैसा हम देख सकते हैं कि नीचे से आर्तव का पार्ट जो है वो ऊपर जाके उसे इनहिबिट करता है और वैसे ही जैसे बेबी डिलीवर हो जाएगा एस्ट्रोजन की मात्रा ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पीआरएल जो है उसका एक्शन शुरू होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वी कैन कोरिलेट विद दी दोज होल थिंग्स स्तन्य फॉर्मेशन। ओके, तो ऐसे हमें देखना है। देन वॉल्यूम ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क जो अष्टांग हृदय शारीर स्थान के अंदर बोला है 2 अंजलि। ओके, द्वाव अंजलि तो स्तन्यश्य, यानी कि 2 अंजलि जो है वो स्तन्य का वॉल्यूम रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, तो अष्टांग हृदय उत्तरखंड के अंदर फर्स्ट चैप्टर 15th श्लोका 1.5 मातुर एव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धये। ओके, यानी कि ग्रोथ करने के लिए माता का स्तन्य यानी कि ब्रेस्ट मिल्क पीना वो बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि पूरे शरीर का ग्रोथ करने के लिए। और डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, तो ऑल इन्फेंट्स शुड बी फेड ऑन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क एनहांसेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी and it also provide the immunity. Okay, and also it not enhances the growth of the body but simultaneously it acts on a intellectual part of brain also. Okay, तो उस वक्त हमारा मन का जो भाग है वो भी इसके थ्रू यानी कि साइकोलॉजिकली भी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्शन करता है। ओके, तो वैसे हमें देखना है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, यत् क्षीरम उदके क्षिप्र एकी भवति पांडुरम मधुरम च अविवर्णम च प्रसन्नम तद विनिर्देशेत। ओके, यानी कि मधुर होगा, अविवर्ण यानी कि डिस्कलरेशन बिना होगा, प्रसन्न ओके मीन्स वो लेने से एक प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस जैसी फीलिंग आएगी। और प्रसन्न का दूसरा मीनिंग होगा क्लियर। ओके, तो क्लियर भी है। यहाँ पे नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क इजीली डिजॉल्व विद द वाटर। क्षीरम उदके क्षिप्रम एक एक, क्षिप्र यानी कि जल्दी से एक ही यानी कि एक हो जाता है पानी के अंदर। तो ये एक उसका टेस्ट जो है वो हमें यहाँ पे जो गाइड करते हुए मिलता है कि अगर आपको देखना है कि स्तन्य शुद्ध है या नहीं है, या तो वात पित्त कफ दोष से ग्रसित है या नहीं है, तो यू कैन सिंपली डाइल्यूट द स्तन्य इन दी वाटर। एक बूंद जो है आप अगर पानी के अंदर डालोगे तुरंत ही वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ प्योर। ओके, देन फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, जीवनम ब्रूहणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पयः। Breast milk is synthesized from the digestive food of a particular जो लिया हुआ है मदर ने, so it contains all the nutrient required for the proper nourishment of the constituents. Okay,
बॉडी कंस्टिट्यूशन में जो भी हमें चाहिए वो सारी चीज़ें जो मिल जाती है, बिकॉज मदर वो जो भी फूड लेती है उसमें से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट होकर वो स्तन्य के अंदर जाते हैं. ओके, infants can easily digest breast milk. Breast milk builds up the immunity in the child, and also that for the first 6 months breast milk should be necessarily given to the child. Okay, जीवनम ब्रूहण यानी कि शरीर को पुष्ट करना. ओके, सात्म्यम यानी कि वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, उसे कोई भी दूसरी चीज़ यानी कि रिएक्शंस वगैरह ब्रेस्ट मिल्क से नहीं आ सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं आ सकते. स्नेहनम, ओके, यानी कि वो स्निग्धता अंचस्नेह जो है वो बॉडी के अंदर करता है, यानी कि पूरे शरीर के अंदर धातु पोषण जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो करेगा. जीवन मीन्स लाइवलीनेस जो है वो अल्टीमेट, अगर बच्चे को ज़िंदा रहना है तो वी हैव टू गिव दैट दिस ब्यूटीफुल ब्रेस्ट मिल्क. ओके, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम पहले 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क का फीडिंग करवाएं बच्चे को, तो डेफिनेटली उसका फिज़िकल एंड दी मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होगा ग्रोथ का वो काफ़ी इम्प्रूव होगा कंपेयर टू दी बेबी फूड्स जो अभी का सिनेरियो में चल रहा है कि जनरली जो माता रहती है वो उतनी ज़्यादा अटैच नहीं होती बच्चे से, या तो सर्टेन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ब्रेस्ट मिल्क जो है फॉर्म नहीं हो पाता, एंड देन जस्ट बिकॉज दैट बच्चा जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से वंचित हो जाता है, और इसीलिए फिर बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स के फार्मूलाज है वो तैयार करके फिर उनको दिया जाता है बच्चे को. तो डेफिनेटली सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ओनली ज़रूरी नहीं है फॉर द ग्रोथ. ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है अगर आप आयुर्वेद बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हो तो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सिर्फ इतनी चीज़ें बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको ग्रो करने के लिए. उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है. ओके, तो दी राइट अमाउंट एंड दी डाइजेस्टिबिलिटी भी हमें देखनी होती है कि बच्चा कितना डाइजेस्ट कर पाता है. ओके, तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखें. देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क जो ऑलरेडी हमने बात कर ली. आहाराद योनि त्वद एवं स्तन्यम अपि प्रियः. ओके, स्त्रियः. Secretion of the breast milk depends on the proper nourishment of the रस धातु definitely, and the तदेव अपत्य संस्पर्शाद यानी कि बेबी अगर स्पर्श करता है, दर्शन होता है उसका विजन से, देखती है माँ जब बच्चे को और स्मरण करती है तो डेफिनेटली जो है वो उसका सिक्रेशन जो है वो चालू हो जाएगा. शुक्र क्रोध लंघन आयासः स्तन्य नाशय हेतव. कैसे जो है वो स्तन्य नाश होता है उसके भी श्लोका के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखा है. अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 1st चैप्टर 17th श्लोका. शुक क्रोध. ओके, शुक यानी कि शोक. ओके, यहाँ पे शुक्र नहीं है, शुक. ओके, तो दुख, क्रोध, एंगर, लंघन यानी कि खान पान में ध्यान न रखे तो अंडर नरिश जो है फूड अगर वो ले, आयास. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आलस ऐसी चीज़ें करे, बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो माँ, तो उसका जो स्तन्य है वो नाश हो जाता है, और अल्टीमेटली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे ब्रेस्ट के अंदर. ओके, तो सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, जो डक्ट आती है उसके अंदर वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे हमें इतना ध्यान में रखना है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्टली स्तन्य फॉर्मेशन पे काफ़ी रहती है. तो वी हैव टू सी कि जो पर्टिकुलर थिंग है यानी कि स्तन्य फॉर्मेशन उसको और हार्मोन को और एंडोक्राइन सिस्टम को काफ़ी रिलेशन है. तो वी हैव टू नोटिस अबाउट दी शुक क्रोध लंघन आयास स्तन्य नाशव हेतव. Okay, psychological status of the lactating woman also has effect on the lactation. Sad and depressed mood can inhibit the secretion of the milk. Okay, method of the स्तन्य examination कैसे करना है, तो अलग अलग वात पित्त एंड कफ दूषित जो हमारे स्तन्य रहते हैं उसको डेफिनेटली हमें देखना और ध्यान रखना है. तो स्तन्य संपत्तो. ओके, अगर प्योर अच्छा स्तन्य होगा, गुड क्वालिटी ऑफ स्तन्य, तो प्रकृति वर्ण गंध स्पर्शम उदपात्रे च दुह्यमानम उदकम
वेति प्रकृति भूतत्वात् तथा पुष्टिकरम आरोग्यकरम चेति। ओके, तो यहाँ पे अगेन अपसु परीक्षा जो है, ओके, यानी कि डाइल्यूशन इन दी वाटर, अपसु मीन्स वाटर एंड परीक्षा मीन्स एग्जामिनेशन। ओके, तो डायरेक्टली आप अगर स्तन्य को थोड़ा सा पानी के अंदर डाल दोगे तो तुरंत ही वो मिक्स हो जाएगा, देन इट मीन्स देयर इज अ स्तन्य संपत् लक्षण। ओके, देन वात दृष्टि से अगर है स्तन्य तो क्या लक्षण होंगे और कैसे हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। तो इफ स्तन्य मिक्सेस इन द वाटर एंड इजीली डिसॉल्व देन फाउंड स्तन्य सैंपल ऑफ स्तन्य इज सेड टू बी शुद्ध। ओके, इफ स्तन्य फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर in a fragmented form then found sample of the stanya is vat dushita। वाताद दुष्टम तु प्लवते अम्बसी, अम्बसी यानी वाटर एंड प्लवते यानी तैरना। अगर वो पानी के ऊपर तैरता रहता है तो डेफिनेटली वो वात दूषित स्तन्य है। उसका टेस्ट कैसा होगा, तो कषाय टेस्ट होगा। फेनिलम यानी कि फ्रोदीनेस उसके अंदर आ जाएगी। रुक्षम, रुक्ष होने की वजह से वर्षो मूत्र विबंधकृत। ओके, यानी कि वो मूत्र और वर्ष यानी कि पुरुष, इन दोनों को वो रिटेंड करेगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और रिटेंशन ऑफ द यूरिन जो है वो हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ वात दूषित स्तन्य। ओके, ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के अंदर सेकेंड चैप्टर सेकेंड श्लोका सुश्रुत निदान स्थान के अंदर भी यही चीज़ें लिखी है। तत्कषायम भवेद वातात क्षिप्तम च प्लवते अम्बसी। ओके, तो बिकॉज ऑफ वायु जो उसका डेंसिटी रहता है वो बहुत ही लाइट हो जाता है और इसकी वजह से जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ओके, इसमें भी कषाय लिखा है और वात जो है वृद्धि करने वाला लिखा हुआ है सुश्रुत निदान स्थान के अंदर भी। देन अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र सेकेंड चैप्टर थर्ड श्लोका पित्त दूषित स्तन्य पित्तात उष्ण अम्ल कटुकम पित्त राजी अपसुदाह कृत। ओके, यानी कि अगर आप पानी के अंदर पहले तो एग्जामिनेशन करोगे उसका, तो राजी यानी लाइंस। ओके, वो येलो कलर की लाइंस के जैसे जो है वो इसके अंदर रहेगा। ओके, तो येलोइश लाइंस अपीयर इन द वाटर, तो इसको पित्त दूषित स्तन्य जो है वो बोला जाता है। और डेफिनेटली पित्त दूषित है तो वहाँ पे दाहकृत करेगा। उसका जो उष्णता है, अम्लता है, कटु है, अम्ल और कटु रस का होगा, उष्णता उसका होगा, वीर्य जो है उष्ण वीर्य होगा, तो उसकी वजह से वो शरीर के अंदर दाहकृत कर सकता है, एब्डोमेन के अंदर दाह कर सकता है, हाथ पैर जो है वो जलन कर सकता है, आँखों के अंदर जलन हो सकती है। तो ऐसे लक्षण जो है वो मिल सकते हैं। सुश्रुत निदान स्थान में भी वही चीज़ लिखी है, पित्ताद अम्लम सकुटुकम राज्यो अम्बसी च पीतिका। ओके, वी मूव फॉरवर्ड टू द कफ दूषित स्तन्य कफात सलवणम सांद्रम जले मज्जति पिच्छिलम, यानी कि उसका टेक्सचर जो होगा वो पिच्छिल होगा, स्लाइमी होगा। देन जले मज्जती यानी कि वो पानी के अंदर वो सीधा नीचे चला जा, मज्जन यानी डूब जाना। ओके, वो जो सीधा डूब जाता है वो उसका रस जो है वो लवण होगा, सांद्र यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो ऐसे जो है अष्टांग हृदय के श्लोका के अंदर लिखा हुआ है। सुश्रुत निदान स्थान के अंदर कफाद गनम यानी अगेन थोड़ा सा गाढ़ा, पिच्छिलम च जले च अपि अवसीदति। ओके, च अपि अवसीदति, आप्य अवसीदति यानी आप अंदर डूब जाता है, अवसीदन यानी कि अगेन डूब जाना। ओके, गन है एंड पिच्छिल है, गन यानी कि सॉलिड है और पिच्छिल है यानी कि थोड़ा सा स्लाइमी है। तो ऐसे जो है उसकी एग्जामिनेशन भी होती है। मैं सिर्फ एग्जामिनेशन अभी रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मल स्तन्य है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वात से दूषित स्तन्य है तो वो तैरने लगेगा, पित्त से दूषित स्तन्य है तो वो येलो कलर की वहाँ पे लाइंस बनेगी, और कफ वो जो होगा वो सीधा नीचे उतर जाएगा या डूब जाएगा बिकॉज ऑफ घनता और सांद्रता। ओके, तो ऐसे हमें जो है वो स्तन्य को देखना है। कफ दूषित जो स्तन्य है थोड़ा सा अपीयरेंस कैसा होगा, तो श्वेत रहेगा, गुरु रहेगा, पिच्छिल रहेगा। ओके, तो इफ़ेक्ट ऑन बेबी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तो बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो जनरली उसकी एपेटाइट जो है होगी, अग्नि वो मंद हो जाएगी, बिकॉज कफ की वजह से गुरु गुण जो है उसके अंदर है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, खाने से वो उसको परहेज करेगा। देन प्रतिश्याय, बार बार सर्दी जैसा जो है वो उसको होता रहेगा, एंड सर्दी खांसी जो है वो उसको बार बार होता रहेगा। देन बेबी सफ़र्स फ्रॉम द कोल्ड कफ अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया भी हो सकता है बिकॉज कफ इज़ देयर, ओके, शीत गुण उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ अ लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, एंड द प्रतिश्याय, सर्दी होना एंड खाना जो उसका है वो कम कर देना या न खाना, इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ द कफ दूषित स्तन्य अगर बेबी को दिया गया है तो उसके ये सिम्टम आएंगे, ओके। पित्त दूषित अगर स्तन्य है तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, तो ईषत पित्त, स्लाइटली येलोइशनेस जैसा, उष्ण है और द्रव होगा। बेबी से क्या होगा, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो, अगर बेबी वो पित्त दूषित स्तन्य जो है वो लेता है तो डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है यानी कि कामला हो सकता है, ग्लोसाइटिस यानी कि मुखपाक, तो मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, ऐसी जो सिम्टम्स है वो हो सकते हैं जब आप पित्त दूषित स्तन्य बेबी को हम पिलाते हैं। वात दूषित स्तन्य वो है डार्कर होगा, यानी कि ब्लैकिश वाइट कलर का वो होगा, और मोर ऑफ बहुत ही पतला जैसा वो दिखेगा, ओके, लिक्वियश, एकदम लिक्वियश। उसका इफेक्ट क्या होगा बेबी के ऊपर, तो आत्मान यानी कि फ्लैचुलेंस, बार बार गैस पास होना, उदर सूल, जो बच्चा रहता है बहुत ज़्यादा रोने लगता है, पेट को पकड़कर थोड़ा सा मुड़ कर रोने लगता है, तो वी हैव टू सी कि उसका एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है। इरिटेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका ग्रोथ जो होगा वो डेफिनेटली हैम्पर हो जाएगा बिकॉज ऑफ वायु, ओके। तो ऐसे हमें उसको जो है वो जानना है कि कैसे वात पित्त एंड कफ, ये तीनों दोष जो है वो इसके अंदर इफेक्ट करते हैं, ओके। तो स्तन्य जो है सेकेंडरी टुष्य ऑफ रसधातु, कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं, टेस्ट ऑफ स्तन्य स्वीट, क्वालिटी ऑफ स्तन्य लघु द्रव एंड स्निग्ध, हेल्दी स्तन्य मिक्सिस विद द वाटर, वॉल्यूम उसका 2 अंजलि, एंड जीवन ब्रूहण एंड स्नेहन उसका फंक्शंस होंगे, ओके। तो इतनी चीज़ें हमें जो है वो ध्यान में रखनी है कि कैसे स्तन्य फॉर्म होता है और स्तन्य के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ वात पित्त एंड कफ, ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट उपधातु इज रज, ओके। सेकेंड अभी हमने जो बात करी रस धातु की उपधातु रज, उसके अंदर अगर हम देखें रज को हम अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम उसके साथ में जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं, और आर्तव और रज के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है वो भी देखना है, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ रज यानी कि निरुक्ति ऑफ रज, रसाद एवं स्त्रियां रक्तम रजः संज्ञम प्रवर्तते, ओके। तद वर्षाद द्वादशाद उद्वम याति 50 यानी कि रज जो है वो कब से कब तक उसकी टाइम ड्यूरेशन है और कैसे वो फॉर्म होता है, यानी कि रस के अंदर से, ओके, रस के अंदर से रज का जो है वो फॉर्मेशन होता है। रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ रज इंडिकेट्स वेल फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन आयुर्वेदा रज एंड आर्तव, these two words are used by this synonym of each other to avoid confusion. Specification of the term रज एंड आर्तव वो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। इससे पहले जो श्लोका का एक्सप्लेनेशन था, तद वर्षाद द्वादशाद उद्वम, यानी कि 12 वर्षों से लेकर 50 की उम्र तक फीमेल को रजो दर्शन जो है वो होता है, ओके। यानी कि मॉडर्न के साथ में भी वो एग्जैक्टली कोरिलेट कर सकते हैं हम उसे। आर्तव, उसका डेफिनेशन क्या होगा, अष्टांग शारीर स्थान, अष्टांग संग्रह शारीर स्थान, फर्स्ट चैप्टर 10th श्लोका, ऋतो भवति इति आर्तवम, ओके। आर्तव मीन्स ओवम, ओके, ये क्लियरली हमें ध्यान में देना है। आर्तव मीन्स ओवम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऋतो भवति यानी कि फर्टिलाइजेशन जिससे होता है, इट्स कॉल्ड एज अ आर्तव, ओके। ऋतु इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम और द पीरियड, द टाइम इन विच ओवम मैच्योर्स, एंड जो टाइम में ओवम कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है इट्स कॉल्ड एज अ ऋतु काल, ओके। तो
उसकी वजह से ऋतु काल के अंदर जो है वो आयुर्वेद में बोला गया है कि वी हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ, टू कंसीव अ बेबी। ओके, तो ऋतु काल, इससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलरली आर्तव इज इक्वल टू ओवम, वो हमें ध्यान में रखना है। एंड रजह मासी मासी रजह स्त्रीणाम रसजम स्त्रवती त्र्यहम वत्सराद द्वादशाद उद्वम याति 50। ओके, तो उन्होंने भी ये बोला है कि ब्लीडिंग पर वजाइना फॉर 3 days। ओके, रसजम स्त्रवती त्र्यहम, त्र्यहम એટલે त्रिअहम, 3 यानी 3, अहम यानी दिन। ओके, तो त्रिअहम 3 दिन तक जो है वो ब्लीडिंग दिखता है। कब कब मासी मासी रजा स्त्री नाम, यानी कि हर एक एवरी मंथ रज जो है वो स्त्रियों के अंदर रस से उत्पन्न होते हुए 3 दिन तक वो दिखता है। वत्सरा द्वादशा उद्वम याति 50, यानी कि 12 वर्षों से लेकर 50 वर्ष तक ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ द आर्तव, रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच्च। ओके, तो यहाँ से भी हमें आर्तव जो है वो उसे इज इक्वल टू ओवम में पता चलता है। आर्तवम गर्भकृच्च, यानी गर्भ को करने के लिए, यानी गर्भ को फॉर्म करने के लिए आर्तव इज द मेन नेसेसरी कंपोनेंट। ओके, स्त्रीणाम शुक्रम न गर्भाय भवेत गर्भाय च आर्तवम, यानी कि स्त्रियों के अंदर शुक्र जो रहता है, यानी कि स्पर्म नहीं रहता, शुक्रम न गर्भाय। ओके, तो शुक्र धातु जो है वो इट्स डिफरेंट थिंग, एंड जब वो शुक्र इजेकुलेशन होता है हमारे मेल के अंदर, वैसे स्त्रियों के अंदर भी इजेकुलेशन होता है बाय ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वो शुक्र गर्भ को नहीं करता है, कौन करेगा गर्भ फॉर्मेशन? भवेत गर्भाय च आर्तव, यानी कि आर्तव जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्भ। ओके, पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्तव, आर्तवम तु आग्नेयम। ओके, यानी कि अग्नि महाभूत जो है वो आर्तव के अंदर प्रिडोमिनेंट रहेगा। अगेन ओवम के अंदर अग्नि महाभूत जो है वो प्रिडोमिनेंट रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ आर्तव एवं मासेन रसः शुक्रम स्त्रीणाम च आर्तवम भवति। इन फीमेल्स इट टेक्स 1 month टू फॉर्म आर्तव फ्रॉम आहार रस। ओके, ऋतुकाल, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ ऋतुकाल। ओके, तो ऋतुस्तु द्वादशा रात्रम भवति दृष्टम आर्तवः। ओके, द फर्स्ट 12 night आफ्टर द cessation ऑफ द menstrual flow आर कंसिडर्ड एज अ ऋतुकाल। अदृष्टो आर्तवो अपि अस्ति इति एके भाषन्ते, अस्ति इति एके भाषन्ते, यानी कि द्वादश रात्रम 12 दिन के बाद, जब किसके 12 दिन के बाद? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है। ओके, अदृष्ट आर्तवो अपि, तो जब आर्तव जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो जब बंद हो जाता है उसके 12 दिन बाद जो टाइम होता है इट्स कॉल्ड एज अ ऋतुकाल। ओके, साइट ऑफ द आर्तव, आर्तव वहेद्वे तयो मूलम गर्भाशयः आर्तववाहिन्यश्च दमन्यः। आर्तववाहिनी दमनी वी कैन कोरिलेट विद द फैलोपियन ट्यूब एंड गर्भाशय मीन्स यूटेरस। ओके, concept of rajah, तो appearance of healthy rajah, सशा शुक्रम प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तदार्तवम प्रशंसन्ति यद्वा सो न विरंजयेत। ओके, तो सुश्रुत सारिस्थान के अंदर जो श्लोका लिखा हुआ है, सशा शुक्रम प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम, यानी कि सश अश्रुग यानी कि रैबिट, हाँ रैबिट या तो हेयर उसके ब्लड के जैसा, लाक्षा रस के कलर के जैसा जो है वो शुद्ध आर्तव माना जाता है। वो यद्वासो न विरंजयत, यानी कि कपड़े को वो कलर नहीं छोड़ता है, यानी कि अगर आप वो लगने के बाद कपड़ा वॉश करो तो वो कपड़ा क्लियर हो जाएगा। देन यू हैव टू अज्यूम दैट रज इज अ शुद्ध आर्तव, शुद्ध रज वी कैन से। ओके, मासेनो पचित कालम
काले दम्निभ्यं तदार्तवम् ईषत् कृष्णं विवर्णं च वायुर्योनि मुखं नयेत्. The raja which is accumulated in the uterus in 1 month is brought to the cervix of the uterus, and under the influence of the vayu, this raja is excreted in the form of vaginal bleeding. The vaginal bleeding is odorless and blackish. Okay, ईषत् कृष्णम विवर्णम च. ओके, यानी कि दूसरे डिस्कलरेशन नहीं होते, वो थोड़ा सा काला रहता है एंड ऑर्डरलेस रहेगा. ओके, मासेनो उपचितम काले. ओके, विथ थोड़े से क्लॉट्स जो है उसके साथ में आते हैं, तो वी कैन अज्यूम दैट मासेनो उपचितम काले दम्निभ्यम तदार्तवम. Raja is the responsible for the growth of the endometrium of uterus, so that fertilized ovum can be implanted in the uterus. Okay, if fertilization doesn't take place, then non-fertilized स्त्री बीज is excreted in the form of vaginal bleeding. Okay, तो ये हमें देखना है. Volume of रजः स्त्रीणाम रजसः अंजलयः चत्वार, यानी कि 4 अंजलि जो है उसका प्रमाण रहेगा. ओके, चत्वार अंजलि. वॉल्यूम ऑफ रज. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो सिस्टम जो हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड द वजाइना. प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ रस धातु, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द अपान वायु एंड प्रॉपर डाइट एंड रेजिमेन इज़ दी नॉर्मल. ये सारी चीज़ें अगर होगी तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल रहेगा. ओके, इफेक्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द फीमेल बॉडी. तो रजसी च उपचीयमाने शनैः शनैः स्तन गर्भाशयो अन्य अभिवृद्धि भवति. यानी कि जब रज पहली बार दिखने लगता है उसके बाद में रज एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गन ऑफ फीमेल reproductive system, growth of artava shrotas. Raja also stimulates the growth of secondary character development of the breast. Okay, तो इसे हमें इस हिसाब से जो है वो देखना है. ओके, फंक्शन ऑफ द रजस गृहीत गर्भाणाम आर्तवहानाम श्रोतसाम वर्तमानी अवरुध्यते गर्भेण. ओके, जो हमने ऑलरेडी बोला कि कैसे रज जो है वो अवरुद्ध होके ऊपर की ओर जाके स्तन्य फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है. ये श्लोक फिर से रिपीट हो रहा है, जिसमें एक बार श्लोक सुना देता हूँ आप लोगों को. तस्माद गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते, मीन्स आर्तव वहाँ पे नहीं दिखेगा तो क्या होगा. ततस्तद अधः प्रतिहतम, यानी कि वो नीचे जाके प्रतिहतम उद्भवम आगतम अपरम, यानी कि अध अगर प्रतिहत यानी कि रुक जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर आके च उपचीयमानम अपरा इति अभिधीयते, यानी कि अपरा का फॉर्मेशन करेगा. शेषम च उद्वतरम आगतम पयोदरो अभिप्रतिपद्यते तस्माद् गर्भिण्यः पिन्नो उन्नत पयोदरा भवन्ति. ओके, तो ये जो है वो उसका फॉर्मेशन होगा. इन द प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू ग्रोइंग फीटस menstrual cycle ceases and the raja then forms the placenta and helps the breast development. Okay, so in the pregnant woman due to the growing fetus menstrual cycle ceases and the raja then formation of the placenta and helps the breast development. शिशु चिकित्सा के अंदर 11 चैप्टर 3rd श्लोका के अंदर डलहन जी टीकाकार जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है. रजः प्रसेक नारीणाम मासी मासी विशोदयेत सर्व शरीरम धातुश्च प्रमेहन्त्यत परिस्त्रियः. ओके, तो इट्स बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ रज हर एक मास के अंदर जो रज फॉर्म होता है और 3 दिन के लिए जो रज दर्शन होता है उसकी वजह से स्त्रियों का शरीर जो है वो विशोधित यानी कि शोधन होता रहता है, हर एक महीने के अंदर डिटॉक्स होता रहता है. तो उसकी वजह से उनको सारे शरीर की धातुओं से रिलेटेड डिसीज़ लाइक प्रमेह वैसी चीज़ें उनको नहीं होती है. ओके, उन्होंने ये एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है रिलेटेड टू प्रमेह फॉर्मेशन. ओके, प्रमेह डिसीज़. शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति. ओके, चरक शाहिस्तान 4th चैप्टर 5th श्लोका जो है वो उन्होंने लिखा है कि शुक्र शोणित की वजह से गर्भ जो है वो बनता है. डिसऑर्डर्स ऑफ द आर्तव, सिम्टम्स ऑफ आर्तव वृद्धि.
आर्तवम अंगमर्दम च अति प्रवृद्धिम दौर्गंध्यम च, अगर आर्तव ज़्यादा आर्तव वृद्धि होती है तो अंगमर्द होगा, पेन इन दी बॉडी, अति प्रवृद्धि एक्सेस यानी कि मेनोरेजिया, एंड दी दौर्गंध्य यानी कि बैड स्मेल, फॉल स्मेल जो है वो आता रहेगा, एंड फ्लो उसका बहुत ज़्यादा रहेगा। आर्तवक्षय तो यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। ओके, आर्तवक्षय यथोचित कालम अदर्शनम अल्पता व यानी कि प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार उसका आना न हो। ओके, यानी कि अगर 1 महीने के अंदर उसका टाइम हो जाता है मगर उस वक्त वो दिखाई न दे, या तो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे और विथ योनि वेदना वजाइनल पेन के साथ में दिखाई दे, तो इट्स कॉल्ड एज आर्तवक्षय। ओलिगोमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ये सारी इरेगुलर मेंसेस वो आर्तवक्षय हम कह सकते हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट इज सिम्टम ऑफ दूषित आर्तव। ओके, आर्तवम अपि त्रिभिर्दोषैः शोणित चतुर्थैः पृथक् द्वन्द्वैः समस्तश्च उपसृष्टबीजं भवति तदपि दोषवर्णवेदनादिभिः विज्ञेयम्। यानी कि आर्तव अगर दूषित होता है 3 दोषों से और चौथा रक्त से, तो उनके जो लक्षण हैं वैसे लक्षण जो है वो वहाँ पे दिखेंगे। ओके, यहाँ पे शोणित यानी कि रक्त को भी चौथा दोष गिना गया है। ओके, तो वो अलग अलग या तो दोनों मिक्स होके, या तो सारे दोष जो चारों दोष हैं वो मिक्स होके उनके अपने अपने जो लक्षण है वो आर्तव के अंदर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है कौन से लक्षण होंगे, मगर वी कैन सी अगर वात होगा, वात से दूषित, तो पेनफुल होगा, कलर जो होगा वो डार्क रेड यानी कि ब्लैकिश रेड जैसा उसका कलर आएगा। पित्त के साथ में होगा तो बर्निंग होगी, पोलिडिप्सिया, थर्स्ट बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम पित्त दूषित कह सकते हैं। देन कफ के साथ में होगा तो वहाँ पे क्लॉट्स ज़्यादा आएंगे और अनार्तव वाली पोजीशन जो है वो दिख सकती है। रक्त से दूषित होगा तो फॉल स्मेलिंग होगी, फ्रोदी होगा यानी कि बहुत ज़्यादा फेनिल जो बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर वैसा वो दिखेगा, सोपी फ्रोदी जैसा, और इट मे हैव अ स्मेल ऑफ द यूरिन और द फिसिस। ओके, तो इतनी चीज़ें जो है हमें स्तन्य एंड आर्तव और रज के बारे में जानना है। तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा दिस उपधातु वाला पोर्शन। हमारा ये लेक्चर पार्ट 1 था, आगे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी शायद आएंगे। पार्ट 2 तो डेफिनेटली आएगा, मगर पार्ट 3 भी में भी आ सकता है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस द होल उपधातु पोर्शन। उपधातु भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आई होप कि आप लोगों अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। Thank you so much for the calm listening. This is Dr. Abhishek Acharya, and definitely please share these lectures and subscribe my YouTube channel, that is Vedic Ayu Productions. Thank you so much. Best of luck. Have a nice day. Take care.